हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे नीट के, जो 1988 से लेके आज तक, मतलब इस वीडियो के अपलोड होने के डेट तक जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे थर्मोडायनेमिक्स के फ्रॉम द ईयर 1988, वो करने वाले हैं। ठीक है। और वो सब करने से पहले हम लोग कंप्लीट थ्योरी रिवीजन कर लेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है और फॉर्मूलाज है वो पढ़ लेंगे। ठीक है। जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। जिस डेट को ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, उसी डेट को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है डीवाईजी सर, है ना। आप डाउट पूछना, लेकिन टाइम स्टैम्प बता के पूछना, तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, पक्की बात है। ओके, ट्राई करना वीडियो को एक सीटिंग में कंप्लीट करने का। ये नहीं कि अभी आधा देखेंगे बाद में आता है, एक सीटिंग में कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि बाद में नहीं आ पाओगे। ठीक है, अधिकतर लोग नहीं आ पाओगे। ठीक है ना, वो फिर रिकमेंडेड वीडियोज़ के उसमें खो जाओगे। ठीक है। कमेंट और शेयर करना वीडियो को, कमेंट करना, फीडबैक शेयर करना, कि बताना कमेंट में कि क्या अच्छा लगा क्या ख़राब लगा। वो सब इंपॉर्टेंट होता है जानना, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो फीडबैक यूज़ करके और बेटर वीडियोस बना सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी का रिवीजन। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब कुछ कुछ चीज़ इसमें वैसा मैं बता दूंगा जो काइनेटिक थ्योरी में बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ओवरलैपिंग रहता है, या मैं जिस बुक से क्वेश्चन उठा रहा हूँ उस बुक्स में भी ओवरलैपिंग टॉपिक्स हो सकते हैं, इसलिए मैं कुछ कुछ काइनेटिक थ्योरी का ही बात बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी होता है प्रेशर ऑफ गैस, वी होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैस रखा गया, एन ए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ गैस इन ग्राम डिवाइडेड मॉलिकुलर या एटॉमिक मास। ठीक है, वो भी ग्राम में लिखना। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर जो है केल्विन में लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। रियल गैसेस को फॉलो नहीं करते, आइडियल गैसेस को फॉलो करते हैं। अब आइडियल गैसेस का कुछ कुछ अजम्पशन है, वो हम लोग काइनेटिक थ्योरी का जो अजम्पशन है वहाँ पे पढ़ लेंगे काइनेटिक एटीजी में। ठीक है, अभी के लिए ये आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि किसी सिस्टम को जो भी हीट देंगे वो दो चीज़ों में यूज़ हो सकता है। एक तो वर्क डन बाय सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम रख लेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना। तो अगर इनको सिंबल में बात करें तो हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, तो हम लोग इस को फॉलो करने वाले हैं, इस फॉर्म में जो लिखे हैं ना फर्स्ट ऑफ इसको, है ना। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है नया लॉ ऑफ नेचर नहीं है, खाली एनर्जी कंजर्वेशन का री स्टेटमेंट है। इतना हीट दिए तो हीट के फॉर्म में एनर्जी दिए, वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो सिस्टम कितना वर्क करेगा सराउंडिंग में, दूसरा जो सिस्टम बचा हुआ पार्ट जो रख लेगा एनर्जी का, उसको बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डेल्टा यू, है ना। ओके, अब केमिस्ट्री में W का मतलब अलग होता है। यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम, केमिस्ट्री में यूजुअली W मतलब होता है वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर आप लिखो तो अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये एक मोड ऑफ एनर्जी गिवन टू सिस्टम है, ये दूसरे मोड के थ्रू एनर्जी दे दिए वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो दोनों तरीके से हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे, हीट के फॉर्म में भी दे रहे, वर्क के फॉर्म में भी दे रहे। ठीक है, इज इक्वल टू पूरा का पूरा चला जाएगा, सिस्टम रख लेगा, है ना। तो क्यू हीट गिवन टू सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, तो ये यूजुअली केमिस्ट्री में फॉलो होता है। तो इसलिए वहाँ पे Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू है, यहाँ पे Q डब्ल्यू की तरह है तो Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा। तो लोगों को लगता है या कुछ कुछ स्टूडेंट को लगता है कि फिजिक्स में ये लिखना है केमिस्ट्री में लिखना है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करे। कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे, डब्ल्यू का मतलब दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे डब्ल्यू मतलब वर्क डन बाय सिस्टम फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में डब्ल्यू का मतलब होता है यूजुअली वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है ना, बात एक ही है ना। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। ओके, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डब्ल्यू है वर्क डन बाय सिस्टम। अब कभी कोई किसी क्वेश्चन में डब्ल्यू को डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डब्ल्यू लिखो या डेल्टा डब्ल्यू लिखो, मतलब सेम है। ठीक है। ओके, वर्क डन का डेफिनेशन है वही एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एफ डी एक्स को से आगे बढ़ेंगे तो पी डी वी आ जाएगा। तो पी डी वी का इंटीग्रेशन फ्रॉम वी आई टू वी एफ। ठीक है ना, तो ये मत सोचना वर्क का अलग डेफिनेशन है, एफ डी एक्स से ही आया ये चीज़। तो एरिया अंडर पी वी ग्राफ तो इसी को बोलेंगे। तो जिस वॉल्यूम से जिस वॉल्यूम के बीच में वर्क डन निकालना, उस वॉल्यूम से उस वॉल्यूम तक का आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया निकाल लोगे तो ये वर्क डन के बराबर आएगा। ठीक है, कैसा भी शेप हो सकता है एरिया का, है ना। अब वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर फाइनल वॉल्यूम बड़ा है इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, और वर्क डन नेगेटिव होगा अदरवाइज, यानी एक्सपेंशन में ही तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा होगा तो वहाँ वर्क डन पॉजिटिव, और कंप्रेशन में नेगेटिव। ठीक है ना, एक फ्री एक्सपेंशन आएगा, वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। क्यों होगा वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है। ओके, आपको आपको अगर थ्योरी बताते वक्त आपको लग रहा है मैं कुछ छोड़ दिया हूँ तो उसका टेंशन मत लेना, क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त तो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया हुआ। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टी कांस्टेंट। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ भी हीट सिस्टम ना लेगा ना देगा। ठीक है, तो उसके लिए पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और पॉलीट्रॉपिक
मतलब पी वी क्यू आर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर एक्स इज नॉट गामा, क्योंकि एक्स अगर गामा हो गया तो एडियाबैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के नाम है ना। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस याद करो, एन आर टी एल एन वी एफ बाय वी आई, वर्क डन इन एडियाबैटिक एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय वन माइनस गामा। गामा आपका एटोमिसिटी होता है, सी पी बाय सी वी होता है, ठीक है। एन आर डेल्टा टी मतलब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पी वी माइनस इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ पी वी, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन से। एन आर डेल्टा टी मतलब फाइनल पी वी का वैल्यू माइनस इनिशियल पी वी की वैल्यू, ठीक है। अब आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जीरो। आइसोबारिक में सिंपली पी डी वी का इंटीग्रेशन में पी बाहर आ जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो सिंपली डी वी हो जाएगा। डी वी का इंटीग्रेशन मतलब डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और पी डेल्टा वी को आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करके एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो एन आर टी एफ माइनस टी आई, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय वन माइनस एक्स, जस्ट लाइक वहाँ पे एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय वन माइनस गामा था, यहाँ पे वन माइनस एक्स है, ठीक है। ओके, अब स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन है। इंट्रॉपी, ठीक है, एक्सेट्रा स्टेट फंक्शन। इंट्रॉपी क्या होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, ये सब स्टेट फंक्शन, ठीक है। डब्ल्यू और क्यू ये पाथ फंक्शन है ना, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता था। तो ये सब चीज़ सिर्फ गैस की स्टेट में है, तो पॉइंट बी पे यू का वैल्यू वही रहेगा, चाहे पॉइंट बी आप ए से ऐसे चल के आए हो या डायरेक्टली चल के आए घूम फिर के आओ, पॉइंट बी पे जैसे पहुंच गया गैस, वो पॉइंट बी स्टेट पे है, तो मतलब ये सब चीज़ का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉइंट बी का एक प्रॉपर्टी है, समझ लो, है ना। लेकिन वर्क डन और हीट ये सब पाथ फंक्शन होते हैं, मतलब पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे ए से बी अगर आप गैस को ले जा रहे हो, इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, तो दो अलग अलग पाथ से ले गए, वन के थ्रू और टू के थ्रू, तो वन के लिए अलग वर्क आएगा, टू के लिए अलग वर्क आएगा, वन के लिए अलग हीट आएगा, टू के लिए अलग हीट आएगा। लेकिन डेल्टा यू फॉर वन इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर टू, क्योंकि डेल्टा यू मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ यू, ठीक है ना। और यू जो है स्टेट फंक्शन होता है, सिर्फ फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो यू बी माइनस यू है, ठीक है। तो यू बी माइनस यू ए की वैल्यू वही रहेगी, चाहे वन के थ्रू जाओ, टू के थ्रू जाओ, ए से मून चल जाओ, मून से बी में आ जाओ, कुछ भी करना है कर लो। डेल्टा यू वन फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ का अगर एंड पॉइंट मैच कर रहा है तो डेल्टा यू वन इक्वल टू डेल्टा टी टू, ठीक है। अब डब्ल्यू वन ग्रेटर देन डब्ल्यू टू, क्योंकि आप वन के अंदर का एरिया देखोगे, वन वाला एरिया ज़्यादा है, टू वाला एरिया कम है, ठीक है। तो डब्ल्यू वन ग्रेटर देन, और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप क्यू वन ग्रेटर देन क्यू टू, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू वन भी बड़ा है, डेल्टा यू वन भी बड़ा है, तो इन दोनों का सम यानी क्यू वन भी बड़ा होगा क्यू टू से, ठीक है। तो ये बेसिकली बोलने का मतलब है कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू ये सब सेम इनिशियल फाइनल पॉइंट के लिए वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग पाथ्स के लिए, तो वही पाथ पे डिपेंड करता है वर्क की वैल्यू, वैसे हीट की वैल्यू भी पाथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब हीट इंजन की बात करते हैं, तो हीट इंजन क्या करता है, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से जिसका टेम्परेचर टी वन है उससे क्यू वन ऑफ हीट लेगा, उसका कुछ पार्ट जो है रिजेक्ट कर देगा लोअर टेम्परेचर रिजर्वर को जिसका टेम्परेचर टी टू, और कुछ पार्ट जो है एज वर्क यूज़ करेगा, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्यू वन आया, इतना एनर्जी आया था, इतना चला गया और इतना चला गया, तो क्यू वन इज इक्वल टू ये दोनों स्पेंड करने का तरीका है डब्ल्यू प्लस क्यू टू, ठीक है ना। अब ये लिखने के लिए इसका डेल्टा यू जीरो होना चाहिए, और हीट इंजन हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब डेल्टा यू जीरो रहेगा हमेशा, ठीक है ना। हीट इंजन के लिए हमेशा डेल्टा यू जीरो रहता है, और डेल्टा यू जीरो से आप कंजर्वेशन ऑफ मतलब ये जितना एनर्जी आया उतना एनर्जी एक्सपेंड भी कर देगा, है ना, स्पेंड कर देगा, ठीक है। तो क्यू वन आया, उसको पूरा का पूरा स्पेंड कर दिया इन डब्ल्यू एंड क्यू टू, ठीक है। ओके, एफिशिएंसी को डिफाइन किया गया है एज वर्क डन बाय हीट इंजन डिवाइडेड बाय जितना हीट अंदर आया था, ठीक है। तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू वन, अब डब्ल्यू तो यहाँ से हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू, तो इतना, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दुनिया में कोई भी हीट इंजन उसका एफिशिएंसी वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, ये एक्सप्रेशन से निकल जाएगा, ठीक है। अब कार्नट साइकिल एक स्पेशल हीट इंजन है जिसके लिए क्यू टू बाई क्यू वन की वैल्यू टी टू बाई टी वन आती है, ठीक है। टी वन टी टू दोनों केल्विन में लेना है, तो एफिशिएंसी फॉर कार्नट इंजन या कार्नट हीट इंजन या कार्नट प्रोसेस हो जाएगा वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, तो होगा ही, लेकिन क्यू टू बाई क्यू वन के बदले हम लोग टी टू बाई टी वन लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो कार्नट के लिए ये फॉर्म ही वैलिड है, ये फॉर्म वैलिड है, लेकिन हीट इंजन के लिए बस यही है वैलिड है। जब तक हीट इंजन कार्नट साइकिल फॉलो नहीं कर रहा होगा तब तक इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये हमेशा वैलिड है, सॉरी ये हमेशा वैलिड है, ये स्पेशली कार्नट के लिए वैलिड है, ठीक है। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी जो होगा कार्नट इंजन का एफिशिएंसी से कम ही रहेगा या बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ठीक है, अगर वो लोग सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनी हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टी वन एंड टी टू विल बी लेस देन इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स टी वन एंड टी टू, ठीक है। तो ये नहीं कि इसको 200 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में ये किसी हीट इंजन को देख रहे और कार्नट इंजन को ऑपरेट कर रहे हैं 400 केल्विन 500 केल्विन, तब ये नहीं बोलना चाहता। सेम सेट ऑफ टेम्परेचर्स के लिए अगर किसी हीट इंजन को ऑपरेट करे तो उसी सेट ऑफ टेम्परेचर्स के बीच में अगर कार्नट हीट इंजन या कार्नट साइकिल को फॉलो करता हुआ हीट इंजन को ऑपरेट करे तो कार्नट का एफिशिएंसी से ज़्यादा उस नॉर्मल हीट इंजन का एफिशिएंसी नहीं आ सकता, ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, अपोजिट ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन में क्या आता, बड़े वाले से हीट आ रहा था
और वो 2 जगह जा रहा था। इसमें क्या होगा, छोटे वाले से हीट आएगा, उसमें वर्क होगा, मतलब सब एरो को उल्टा कर दो। हीट आया था बड़े वाला था, क्या बोलते हैं, हीट इंजन में हीट आया था, उसका कुछ पार्ट वर्क में चला गया, कुछ पार्ट छोटे मतलब कम रिजर्वायर, कम टेम्परेचर वाले रिजर्वायर चला गया था। यहाँ पे कम रिजर्वायर वाले टेम्परेचर से मतलब कोल्डर बॉडी से आप हीट लोगे, उस पर कुछ वर्क करोगे, ठीक है। या रेफ्रिजरेटर कोल्डर रिजर्वायर से हीट लेता है, उस पर कुछ वर्क करता है, और वो पूरा का पूरा जो ज़्यादा एनर्जी उसको हायर रिजर्वायर पे दे देता है ना। तो फिर से यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये आया, इसका डेल्टा यू 0 रखना है, तो जितना आएगा उतना चला जाएगा। तो टोटल जो इनकमिंग है Q2 + W है, टोटल आउटगोइंग Q1 है, तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसके लिए भी डेल्टा यू ज़ीरो है, देयरफॉर ये चीज़, ठीक है। अब एक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा डिफाइन किया जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए, वो होता है हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्डर बॉडी विच इज़ Q2 पर यूनिट वर्क डन, है ना, Q2/W, ठीक है। अब W का वैल्यू तो यहाँ से Q1 - Q2, ठीक है। तो बीटा फॉर कार्नेट इंजन हो जाएगा, कार्नेट रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, सॉरी, Q2, क्योंकि कार्नेट के लिए याद रखना Q1 प्रोपोर्शनल टू T1 हो जाएगा, Q2 प्रोपोर्शनल टू T2, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना ये सब केल्विन में लिखना है। जहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस है वहाँ पे दोनों को डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन में मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों में 273 ऐड हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे अकेला है वो चीज़ डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे आपको केल्विन में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केल्विन में लिखो, यहाँ पे इन दोनों को या तो डिग्री सेल्सियस में लिखो या तो इन दोनों को केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर में तो इसको केल्विन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस वैसे प्रोसेसेस हैं जो क्वाजी स्टैटिक हो, यानी वो बहुत स्लोली कैरी आउट हो रहे हो, और जिसमें कहीं भी कोई डिसिपेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्सेस हो गया, कुछ भी रेजिस्टेंस हो गया, वो सब प्रेजेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस का जिसका पीवी ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, ये जितने भी क्वेश्चन में पीवी ग्राफ दिया गया समझ लें सबके सब रिवर्सिबल है। पीवी ग्राफ तभी बना सकते हो जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाते वक्त हर पॉइंट पे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। कार्नट साइकिल इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कार्नट साइकिल के 4 स्टेप है। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन। चारों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ओके, अब आइसोबारिक के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, पीवी ग्राफ, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, पैरेलल टू वी। आइसोथर्मल के लिए ऐसा आएगा, एडियाबैटिक उससे भी नीचे आएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर दे, ऊपर जाए, तो ये ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर जाके ऐसा हो गया, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे लोग क्रॉस कर रहे, उसके बाद एडियाबैटिक नीचे रहेगा, आइसोथर्मल ऊपर रहेगा, और उस पॉइंट से पहले उल्टा रहेगा, आइसोथर्मल नीचे रहेगा, एडियाबैटिक ऊपर रहेगा, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आइसोथर्मल का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आइसोथर्मल का स्लोप मिलेगा, और इसमें इस ग्राफ में एडियाबैटिक वाले में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एडियाबैटिक का ग्राफ मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। तो स्लोप आप देख सकते हो नेगेटिव है, तो स्लोप का अगर कैलकुलेशन करोगे आप तो -P/V। तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हो, उस पॉइंट का प्रेशर का वैल्यू, उस पॉइंट का वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर देना न्यूमेरिकल, तो आपको उस पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगा। वैसे एडियाबैटिक का स्लोप में गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आइसोथर्मल का जो भी स्लोप रहेगा उसमें गामा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब गामा होता है CP/CV, है ना। CP/CV सब डिटेल में हम लोग KTG में पढ़ेंगे, अभी के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए लिख दे रहे। गामा फॉर मोनोएटॉमिक 5/3, डायटोमिक का 7/5 विथ नो वाइब्रेशन, ठीक है, नो वाइब्रेशन। पहले डायटोमिक गैसेस के लिए 7/5 है, वाइब्रेशन होगा तो 9/7, वो डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोटोमिक के लिए CP इतना है, CV इतना है, डायटोमिक विथ नो वाइब्रेशन के लिए CP इतना है, CV इतना है, ठीक है। प्री एक्सपेंशन एक बच गया, वो क्वेश्चन करते वक्त देख लेंगे। अगर आपको लग रहा है कोई थ्योरी का पार्ट बच गया है तो टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हो जाएगा। और ये हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो थर्मोडायनेमिक्स में होना चाहिए वो मैं KTG में डिस्कस करूँ, डिपेंडिंग ऑन मैं जिस सोर्स, जिस बुक से क्वेश्चन उठाया वहाँ पे, वहाँ के ऑथर्स ने अगर वैसा किया होगा तो मेरा मजबूरी हो जाएगा करने का, ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप KTG और थर्मो दोनों वीडियो देख लोगे तो एक टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें सबको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रीस्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब उसी से ये लॉ आया है ना, कोई अलग लॉ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हीट, इंटरनल एनर्जी, वो सब घुसा के जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें कि सिस्टम को हीट कितना दे रहे हो, उसका इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज वगैरह आ रहा, ठीक है। वर्क वगैरह तो वर्क नहीं पा रहे पड़े हो, हीट और इंटरनल एनर्जी इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उनको मिला के जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, उसको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। मतलब कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है वो, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है ना। अब वर्क और हीट ही सब तो याद रखना कंजर्व नहीं होते, इन द सेंस कि ये सब जो होते हैं क्या बोलते हैं, पाथ के
पाथ डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब कंजर्व होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो खाली कंजर्व होता है एनर्जी। A thermodynamic process is shown in the figure. The pressure and volume corresponding to some points in the figure are, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ऑफकोर्स ए और बी में ए का प्रेशर कम है, बी का ज़्यादा है। और ए और बी, अब ए और बी का वॉल्यूम तो सेम है, यहाँ ग्राफ लग रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रिंटिंग एरर हुआ है। वॉल्यूम ऑफ ए 2 है, वॉल्यूम ऑफ डी 5 होगा, या वॉल्यूम ऑफ सी 5 होगा। डी और सी का सेम वॉल्यूम होगा, ठीक है। ग्राफ से पता चल रहा है, तो ये यहाँ डी या सी दो डालना डाल दो, मैं डी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। In the process AB, 600 joule of heat is added to the system, and the process BC, 200 joule of heat is added to the system, ठीक है। तो AB के लिए कुछ बताया है हीट के बारे में, कितना हीट ऐड किया, और BC के लिए हीट के बारे में बताया गया, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस AC, तो AC के दौरान कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता करना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम A to C, तो ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम A to B प्लस बी टू सी। याद रखना ए से सी, अब डायरेक्टली जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, इंटरनल एनर्जी का चेंज में कोई चेंज नहीं है, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज सब पाथ के लिए सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है ना। वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और ए और सी के बीच में चाहे इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, फाइनल पॉइंट हमेशा सी है, इनिशियल पॉइंट हमेशा ए है, ठीक है। तो हम लोग सेपरेटली इसको कैलकुलेट करेंगे, ए से बी जाने के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और बी से सी वाले पाथ के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब ए से बी वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा हीट माइनस वर्क, हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग पाथ ए टू बी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा हीट ड्यूरिंग बी सी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग बी सी, ठीक है। अब हीट ड्यूरिंग ए बी हमें क्वेश्चन में दे दिया है, 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो सिस्टम को हीट ऐड करते हैं तो हीट पॉजिटिव लेते हैं ना, क्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, अब ए से बी जाते वक्त तो देख सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0, ठीक है ना। बी से सी जाते वक्त प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपका वर्क डन तो पी डेल्टा भी हो जाएगा, और हीट की वैल्यू आपको 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, एडेड मतलब 200 प्लस में रहेगा। और बी से सी जाने में आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वर्क डन निकाल लेंगे, प्रेशर इंटू डेल्टा भी, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है। बी से सी के दौरान प्रेशर हमेशा क्या वैल्यू होगा, जो पी वी का है या जो पी सी का, जो बोलना है बोलो, ठीक है ना। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू डेल्टा वी ड्यूरिंग बी टू सी, ठीक है ना। अब प्रेशर एट पॉइंट बी हमें दे दिया है 8 × 10⁴, ठीक है। और बी और सी के बीच का वॉल्यूम डिफरेंस कितना है, तो इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, डी के बराबर, और डी का वॉल्यूम है इतना, और बी पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, इस पॉइंट का वॉल्यूम है इतना, ठीक है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 5 - 2 यानी 3 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो 200 - 24, 240, तो -40, ठीक है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, 8 × 24, 24, और हाँ -240, तो -40, ठीक है। तो यहाँ 600 जूल आया है, और यहाँ इतना आया है, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी हो जाएगा दिस प्लस दिस, क्योंकि दिस प्लस दिस है, इस ए बी के दौरान इतना है और बी सी के दौरान इतना है, 600 और -40 को ऐड करेंगे तो 560, ठीक है ना। देयरफॉर माइनस दिस यानी 560 जूल, ऑप्शन ए। Thermodynamic system is taken from state A to B along ACB and is brought back to A along BDA, ठीक है। तो A से B ले गया गया along ACB, और B से वापस से आया गया along BDA, ठीक है। द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, तो इस पूरे साइकिल में कितना वर्क होगा, है ना। तो ऑफकोर्स ACB इस पाथ के दौरान जो वर्क होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और BDA के दौरान जो वर्क होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि B से A आते वक्त वॉल्यूम देख रहे हो, तो वॉल्यूम घट रहा है, बी पे वॉल्यूम ज़्यादा है, डी पे कम है, ए पे और कम है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स ए सी बी के दौरान पॉजिटिव वर्क होगा, बी डी के ए के दौरान नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना। अब वर्क डन ड्यूरिंग दिस टोटल का प्रोसेस हो जाएगा, टोटल वर्क डन जो बोला गया प्रोसेस में, तो वर्क डन हो जाएगा आपका टोटल ये वाला एरिया, बड़ा वाला एरिया, ठीक है। तो A' C B B' C B B', ठीक है। समझ में आई बात है, किस एरिया की बात हो रही है ना। A' C B B' है ना, ये ला पूरा एरिया, ठीक है। माइनस
अब ये वाला वर्क देखेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए माइनस लिख दिया। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो जो भी है ये वाला एरिया आप लिख सकते हो ए डैश बी डी, ठीक है, या ए डैश ए डी बी बी डैश, ठीक है ना। तो विच इज़ पॉजिटिव ऑफ कोर्स, ये वाला एरिया बड़ा है, ये वाला एरिया छोटा है, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली आपको मिलेगा ए सी बी डी ए का एरिया, ए सी बी डी ए का एरिया प्लस में, है ना। अगर उल्टा सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन में अगर एरो उल्टा हो जाता, ये वाला एरो इधर के बदले इधर हो जाता, ये वाला एरो इधर के बदले इधर हो जाता, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब एरो ऐसा है तो पॉजिटिव क्या बोले, पॉजिटिव वर्क डन छोटा होता और नेगेटिव वर्क डन का एरिया ज़्यादा होता, मतलब वो बड़ा होता, तो नेट एरिया आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ए सी बी डी ए वाला पार्ट जो है ए सी बी डी ए यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये एरिया है, एरिया ऑफ दिस है ना, एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, है ना, लेकिन उसका मतलब वही है, तभी डायरेक्टली ऑप्शन में ऐसे करके दे दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनामिक फंक्शन, ठीक है। तो कौन सा चीज़ पाथ डिपेंडेंट है सब में, तो वर्क डन तो पाथ डिपेंडेंट होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी सब केमिस्ट्री में आता है, हो सकता है 1993 उस वक्त ये सब भी फिजिक्स का सिलेबस में हो, ठीक है। अब तो नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आ भी जाए गलती से, गलती तो करते हैं नीट वाले, तो आपको पता ही वर्क डन जो है वो थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं होता, पार्ट डिपेंड होता है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री का नॉलेज सबको पता ही है कि ये तीनों चीज़, ये तो फिजिक्स नहीं पढ़े आप, स्टेट फंक्शन होता है ये दोनों भी स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज इतना, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क, ओके। तो वर्क पूछा आपसे, ठीक है, हीट दे दिया है तो एडेड बोला गया है तो हीट पॉजिटिव है, ठीक है। और आपसे वर्क पूछा, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज वर्क, ठीक है। तो क्यू दे दिया है, डब्लू पूछा है तो डेल्टा यू तो पता ही नहीं, ठीक है ना। आपको डब्लू पूछा है तो डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है क्यू माइनस डेल्टा यू, ठीक है, माइनस डेल्टा यू आपको दिया ही नहीं है ना, यू दिया हुआ है, यू से कुछ नहीं होता, आपको डेल्टा यू चाहिए, और कुछ नहीं लगा सकते, जितना इन्फॉर्मेशन सब यूज़ कर लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मिसिंग है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके क्वेश्चन सेंस बनाएगा, ठीक है, कंप्लीट होगा, है ना। और कुछ भी हो सकता था, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये एक तरीका है क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, और भी कुछ तरीका हो सकता है, ऑफकोर्स सबका अलग अलग, सब कुछ जरूरी नहीं कि सब लोग सेम गेस मारे, ठीक है। और गेस मारना कोई पॉइंट भी नहीं है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि अगर ये क्वेश्चन को बनाना है हमें तो कुछ ना कुछ अजम्पशन करना होगा, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे चेंज लिखना भूल गए या देना भूल गए, तो ये 70 जूल आएगा। ए एंड रियल गैस बी हैव देयर वॉल्यूम्स इंक्रीज फ्रॉम बी टू बी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द इंक्रीज इन एनर्जी इज, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंडीशन है, तो ऑल्दो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई वैसा रिलेशन नहीं निकाल सकते जैसे रियल आइडियल गैस के लिए होता है ना, कि टेम्परेचर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रियल गैस के लिए वैसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान ले कि रियल गैस में भी 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का, तो इंटरनल एनर्जी में याद रखना दो चीज़ें होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में दो चीज़ें होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। अब आइडियल गैस तो आपको पता है, आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आइडियल गैस का तो जीरो होगा, तो आइडियल गैस के लिए तो जीरो आएगा डेल्टा यू, ठीक है। रियल गैस की बात करते हैं तो अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर अगर नहीं चेंज करे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसमें नो चेंज, ठीक है। तो डेल्टा यू में डेल्टा के प्लस डेल्टा पी, है ना, तो इसमें नो चेंज, है ना। भले डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि ये आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर पे आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, रियल गैस के लिए कैसा होता है नहीं होता हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं अजूम कर ले रहा हूँ चीज़, है ना, इसलिए शायद बोला गया हो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब क्योंकि वॉल्यूम हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहे मतलब पहले मॉलिक्यूल्स जितने पास पास थे अब उतने पास नहीं, थोड़े दूर हो गए, है ना। तो अब मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे पे फोर्स अट्रैक्टिव लगाएंगे, वंडरवाल्स अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। वंडरवाल्स फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये इनिशियल स्टेट था, ये फाइनल स्टेट है, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो जो अट्रैक्टिव चीज़ है, अगर दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया है, अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ गया मतलब गैस का क्वांटिटी वही है लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम अगर ऊपर कर रहा है मतलब क्या, एवरेज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके सेपरेशन अगर बढ़ गया है तो बढ़ाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, जैसे एक आपके हाथ में एक पत्थर है
वो तो अर्थ सरफेस पे जाना चाहता है, लेकिन उस पत्थर को आप अर्थ सरफेस से दूर करोगे तो आप सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉजिटिव है, डेल्टा पी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये ज़ीरो, ये पॉजिटिव, तो ये पूरा चीज़ भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा यू फॉर रियल गैस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो रियल गैस बी है तो बी का मोर देन ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ए के लिए ज़ीरो है। डेल्टा यू फॉर रियल गैस इज ज़ीरो, सॉरी आइडियल गैस इज ज़ीरो, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलूँ कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्वेश्चन मार्क है ना। ये हम लोग जो थ्योरी पढ़े है केटीजी, उसमें कहीं नहीं पढ़े थे कि डेल्टा की एट आइसोथर्मल कंडीशन फॉर ए रियल गैस इज ज़ीरो, ये मैं अज्यूम कर लिया हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान रखना है ना। एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज हैज़ द फॉलोइंग प्रेशर टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है ना। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो पी और टी के फॉर्म में, तो हमें वी को एलिमिनेट करना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से वी को लिखेंगे एन आर टी बाई पी, ठीक है। तो एन आर टी बाई पी लिखो वी को, है ना। अब एन इंटू आर तो कांस्टेंट रहेगा, प्रोसेस में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो एन आर कॉन्स्टेंट रहेगा, टी बाई पी, तो वॉल्यूम के बदले आप एन आर तो भूल जाओ, क्योंकि उस सब जगह कांस्टेंट हो जाएगा, टी बाय पी के इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर की पावर 1 - गामा है और टेम्परेचर की पावर गामा है, ठीक है। तो प्रेशर की पावर 1 - गामा, टेम्परेचर की पावर गामा। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स विल बी, ओके, कार्नेट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, ठीक है। ओके, अब ये दोनों टेम्परेचर्स केल्विन में होना चाहिए, तो लोअर टेम्परेचर इन दोनों में से कौन सा है, -23। तो केल्विन में करने के लिए 273 से ऐड करो तो 250 केल्विन, और हायर टेम्परेचर 100, तो 100 में 273 ऐड करेंगे तो 373, ठीक है ना। तो लोअर टेम्परेचर हो जाएगा 250, हायर टेम्परेचर 373, ठीक है ना। तो ओके, अब ये फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, आप अगर मतलब कुछ गलती नहीं की हम लोग, लेकिन ये फॉर्म जिस फॉर्म पे दिया है ना, आप ऐसे करोगे तब भी आएगा, लेकिन इस जब भी जो मैं बताने वाला हूँ ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पे ये इससे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो चाहे केल्विन में नापो या डिग्री सेल्सियस में नापो, सेम होता है, ठीक है ना। जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 373 केल्विन है। मेल्टिंग पॉइंट वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन 273 है। लेकिन बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस चाहे आप केल्विन स्केल में निकालो 373 - 273, या सेल्सियस स्केल में निकालो 100 - 0, वो 100 ही आएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब ये केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, सेम आएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर तो आप निकाल लो, तो ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है ये, ठीक है। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, है ना। अब डिफरेंस टेम्परेचर तो डिपेंड नहीं करेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। और हायर टेम्परेचर को आप केल्विन में लिख दो, यहाँ तो डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ तो ये केल्विन में होना चाहिए ना। अब ये दोनों को यहाँ केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में, को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं भी आया तो ये भी समझो कि T1 में आप ये लिखोगे, T2 में ये लिखोगे, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 273 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 + 23 डिवाइडेड बाई 373, ठीक है ना। तो डेल्टा टी इन केल्विन विल बी सेम एज डेल्टा टी इन सेल्सियस। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है स्केल, मतलब केल्विन हो या सेल्सियस हो, लेकिन डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस दोनों के लिए सेम आता है। Sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is greatest when the expansion is, okay. तो किस प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ से करेंगे तो बहुत आसान होगा। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अब क्योंकि वर्क डन निकालना है तो पीवी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। आइसोबारिक में तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए आपका एडियाबैटिक से ऊपर होता है ना, ये आइसोथर्मल हो गया, ठीक है। तो ये आइसोबारिक हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, ठीक है, ये एडियाबैटिक हो गया। तो आप देख सकते हो इन तीनों में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम V1 to V2। तो तीनों प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो V1 से V2, ठीक है ना। तो किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क डन है, तो अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन देखो तो इतना आएगा,
ठीक है। एडियाबेटिक का वर्क डन दिमाग में नोट कर लो, है ना, ये वाला पार्ट जिसको हाईलाइट किया हूँ मैं, ठीक है। अगर आप आइसोथर्मल के लिए वर्क डन निकालोगे तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन इतना आएगा, आइसोथर्मल वाला कर्व और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लो। अगर आप आइसोबारिक वाला पार्ट के लिए वर्क डन पूछोगे तो प्रोसेस के लिए वर्क डन पूछोगे तो इतना आएगा। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में हुआ है? आइसोबारिक में हुआ है, ठीक है। तो आइसोबारिक में एरिया सबसे ज़्यादा है ना। तो मैं 2 के लिए दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आइसोबारिक का वर्क डन, ठीक है। और ठीक है, तो एडियाबैटिक और आइसोबारिक, है ना। तो वर्क डन एडियाबैटिक और वर्क डन आइसोबारिक, अच्छे से लिखते हैं, पीडीएफ भी तो देना है। आइसोबारिक, ठीक है। सिमिलरली आइसोथर्मल का भी ऐसा ही रहेगा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आइसोबारिक, ठीक है। एरिया सबसे ज़्यादा है। कंसिडर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इफ डेल्टा यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू द वर्क डन बाय द सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो डेल्टा यू और डब्ल्यू किस प्रोसेस में दिखता है? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्यू भी आता है, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, है ना। तो इस इन चारों ऑप्शन में क्यू गायब है, मतलब क्यू ज़ीरो होगा, और क्यू ज़ीरो किसके लिए होता है? एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। तो क्यू इज़ ज़ीरो और एडियाबैटिक, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू ज़ीरो है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यानी एडियाबैटिक वाले पार्ट में, यानी ऑप्शन है, ठीक है ना। इसको चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका क्यू ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब सीपी बाई सीवी की वैल्यू पूछी गई और चेंज इन एनर्जी पूछा गया अगर वॉल्यूम का वैल्यू वी से टू वी हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब याद रखना कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। चाहे कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस हो या ना हो, डेल्टा यू हमेशा एन सी वी डेल्टा यू होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। ओके, अब सी वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा अगर लिखे, क्योंकि ऑप्शन गामा के टर्म्स में सी वी के टर्म्स में नहीं है, तो सी वी की वैल्यू गामा के टर्म्स में होती है आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। तो हमारे पास एन आर डेल्टा टी है, लेकिन यहाँ पे नहीं एन है नहीं डेल्टा टी है, तो इसको आइडल गैस इक्वेशन से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, और कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस के लिए अगर दोनों तरफ डेल्टा ले तो इस तरफ डेल्टा लेंगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा चेंज के, है ना। वी का डेल्टा भी इतना, एन आर भी कांस्टेंट है, मतलब इस इक्वेशन का दोनों तरफ अगर डेल्टा ले, ठीक है, इस साइड का डेल्टा इतना हो जाएगा, इस साइड का डेल्टा एन आर डेल्टा टी, है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर एन और आर तीनों कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो पी एन और आर तीनों कांस्टेंट है, तो वो दोनों वो सब डेल्टा के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पी डेल्टा वी के बदले एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, ये एन आर डेल्टा टी के बदले पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। अब डेल्टा ई मतलब क्या? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम टू वी, इनिशियल वॉल्यूम वी है, टू वी माइनस वी, तो ये पी वी बाय गामा माइनस वन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इंजन टेक्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट्स इट्स 1/6 पार्ट इनटू वर्क, ओके। तो हीट का 1/6 पार्ट वर्क में कन्वर्ट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक बाय 62 डिग्री सेल्सियस इट्स एफिशिएंसी बिकम्स डबल द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है। तो पहले केस का एफिशिएंसी जो भी होगा सेकंड केस का एफिशिएंसी उसे डबल है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक मस्ट भी, मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर क्या था उनका, है ना, डिक्रीज टेम्परेचर नहीं ओरिजिनल टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो इंजन हीट ले रहा है फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड कन्वर्ट्स 1/6 पार्ट इनटू वर्क, ठीक है ना। अब एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय हीट फ्रॉम रिजर्वायर, है ना, ठीक है ना। जो भी हीट आता है हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वर्क बाय हीट, अभी वर्क का वैल्यू ही खुद है इतना, तो पहले केस का एफिशिएंसी है इतना, ठीक है। एफिशिएंसी इन द फर्स्ट केस, है ना, एन लिखते नहीं तो आपको लगेगा एन वन लिख रहे थे क्यू वन लिखे, नहीं, एफिशिएंसी हमेशा होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट टेकन फ्रॉम द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, जिसको क्यू वन से यूजुअली डिनोट करते हैं ना। तो फर्स्ट केस का एफिशिएंसी इतना है, सेकंड केस का एफिशिएंसी क्या है? डबल ऑफ फर्स्ट केस का एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी बिकम डबल यानी 1/3, तो सेकंड केस का एफिशिएंसी इतना है, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या है? जो पहले केस का एफिशिएंसी है उससे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं T1 T2 में क्या रिलेशन आ रहा है।
ठीक है ना। तो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2/T1। एक इक्वेशन मिल गया हमें, लेकिन दो अननोन है, सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरे केस का एफिशिएंसी हमें पता है, तो दूसरे केस का एफिशिएंसी में अब याद रखना खाली सिंक का टेम्परेचर हम लोग चेंज किए, है ना, सोर्स का नहीं किया है ना। तो हायर टेम्परेचर रिजर्वर वही रहने वाला है, लोअर टेम्परेचर रिजर्वर 62 से घट जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 62 तो डिग्री सेल्सियस में आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया। चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में देखो, केल्विन देखो सेम रहता है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस से कम किए हैं, इसका मतलब 62 केल्विन से भी कम किए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 62 डिग्री सेल्सियस और 62 केल्विन सेम है, लेकिन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 62 डिग्री सेल्सियस या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर या इन टेम्परेचर बाय 62 डिग्री सेल्सियस 62 केल्विन, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी चेंज की बात आएगी सेम रखना है ना। तो अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है बेसिकली, इनको यूज़ करके T1 T2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में देख लो ना आप, ये T2 का वैल्यू तो सब जगह सेम है, T1 का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, और T1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो T2 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ से T2 का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से T2 का वैल्यू आएगा T2/T1 इज़ 5/6, ठीक है। तो T2 का वैल्यू T1 के टर्म्स में 5T1/6, तो अब T2 का वैल्यू इतना पुट कर देंगे T1/6, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में T1 डिफरेंट डिफरेंट है, तो खाली T1 मिलेगा तो आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। 1 माइनस 1/3 2/3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4/6 5/6, 5 माइनस 4 1/6। T1 का वैल्यू होगा 6 दूनी 12 6 छक 36 1 37, इतना 372, ठीक है। ओके, अब याद रखना ये तो डिग्री सॉरी ये तो केल्विन में होगा, है ना, क्योंकि T1 T2 सब केल्विन में ही रहता है, तो ये केल्विन में होगा। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। तो T1 का वैल्यू 99 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच के भी गलती कर सकते, 372 देखेंगे, इसको टिक कर देंगे, ठीक है। डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन केल्विन में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देते हैं हम लोग कि डिक्रीज 62 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिक्रीज ऑफ 62 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ ए हीट इंजन आर 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, एंड इन्वेंटर क्लेम्स इट्स एफिशिएंसी टू बी 26%, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो थियोरेटिकल एफिशिएंसी हो सकता है किसी भी हीट इंजन का, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, efficiency of any heat engine must be less than equal to efficiency of Carnot engine, ठीक है। और efficiency of Carnot engine होता है 1 माइनस सिंक टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सोर्स टेम्परेचर, ठीक है। तो efficiency must be less than equal to 1 माइनस सिंक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, और सोर्स टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब ये कितना होगा इस चीज़ की वैल्यू, तो ऊपर में तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, नीचे में 400 ना, 373, हाँ 400, ठीक है। तो यानी 1/4 है ना, मतलब एफिशिएंसी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ऑफ दिस इंजन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1/4 मतलब कितना 25% है ना, तो एफिशिएंसी 25% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे बोला जा रहा है एफिशिएंसी 26% है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताया जाता है कि किसी भी हीट इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, जब वो कार्नट साइकिल फॉलो करता है। तो हम लोग इन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में जो कार्नट इंजन होगा, यानी कार्नट साइकिल को फॉलो करने वाला हीट इंजन, ठीक है, उसको अगर सेट करें, इन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में काम करवाए, तो उसका एफिशिएंसी जो कि थ्योरेटिकली मैक्सिमम होता है वो 25% ही दे सकता है, उसका एफिशिएंसी 25% हो सकता है। तो ये जो इन्वेंटर है इसका इंजन 26% कैसे दे सकता है, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकता, तो यानी झूठ बोल रहा हो, ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नट इंजन इज 50% एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 500 केल्विन, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट एंड इट्स एफिशिएंसी इज टू बी रेज्ड टू 60%, देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी, ओके। तो आपको बोल दिया सोर्स का टेम्परेचर फिक्स रख रहे, सिंक का टेम्परेचर कितना करे ताकि एफिशिएंसी 50% से चेंज होकर 60% हो जाए, ठीक है, ओके। तो एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 होता है ना,
ठीक है। अब सिंक का टेम्परेचर फर्स्ट केस में 500 है, तो T2/T1, ठीक है ना। सोर्स का टेम्परेचर तो वही रख रहे हैं, तो सेकेंड केस में एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस जो न्यू वैल्यू ऑफ T2 है डिवाइडेड बाय T1। T1 वही रह रहा है, ठीक है, न्यू वैल्यू ऑफ T2, ठीक है। ये है ओल्ड वैल्यू ऑफ T2, है ना, ये न्यू वैल्यू ऑफ T2, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमें कितना चाहिए, 60% चाहिए। अब इसका वैल्यू तो आपको बोल दिया है 0.5 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है 0.5, तो T1 निकाल लेते हैं पहले, तो उससे T1 निकल जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे, फिर आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसका वैल्यू 0.5, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 1000, है ना। तो T1 1000 यूज़ करेंगे आप, ठीक है। सेकंड केस एफिशिएंसी कितना चाहिए, 60% चाहिए। टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर ऑफ सिंक पता करना है हमें। T1 का वैल्यू तो 1000 है, ठीक है। तो 0.4 यानी 400 केल्विन होना चाहिए T2 डैश। तो पहले T2 डैश था 500 केल्विन, बाद में हो गया 400 केल्विन, ठीक है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर तो सिंक मस्ट भी 400 केल्विन, ठीक है। आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नट साइकिल बिटवीन दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर। इट एब्जॉर्ब 6 किलो कैलोरी एट हायर टेम्परेचर, यानी Q1 का वैल्यू दे दिया है ना, मतलब हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से इतना हीट ले रहा है, मतलब Q1 का वैल्यू दे दिया। अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, तो कितना वर्क बन रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो वर्क आपसे पूछा गया है ना, तो एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1, ठीक है, विच इज़ T1 माइनस T2/T1। अब याद रखना टेम्परेचर का डिफरेंस निकालने के लिए केल्विन या सेल्सियस कुछ भी यूज़ करो, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो 227 127, ठीक है, डिफरेंस। और T1, अब यहाँ पे तो सिर्फ अकेला टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिखना है, ठीक है। तो अकेला टेम्परेचर T1 तो हायर टेम्परेचर होता है 227 है भाई। डिफरेंस निकालते वक्त डिग्री सेल्सियस में कर सकते हो, या सपोज यहाँ 273 एडेड है, यहाँ भी 273 एडेड है, सब ट्रैक करें तो 273 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते वक्त तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, है ना। एफिशिएंसी कितना है, ओके, वो नहीं बताया गया है, ठीक है, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क बाय हीट, है ना। तो एफिशिएंसी होता है वर्क डिवाइडेड बाय हीट, ठीक है। और हीट का वैल्यू आपको दे दिया है 6, है ना। तो वर्क का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू वैल्यू विच इज़ 100 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा, 4 1 500 आएगा ना, हाँ, ठीक है। 6/5 1.2, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T केल्विन डज 6 आर जूल ऑफ वर्क एडिएबेटिकली, ठीक है। तो एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए आपको बोल दिया है कि वर्क डन इतना है फॉर 1 मोल ऑफ गैस इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट दिस कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट का रेशियो है ना, CP/CV की वैल्यू अगर आपको दे दी गई 5/3, ठीक है, यानी मोनोएटॉमिक गैस है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। ओके, तो हमें वर्क दे दिया है ना, वर्क एडिएबेटिक, ठीक है। तो एडिएबेटिक प्रोसेस का वर्क डन जो होता है, वर्क डन इन एडिएबेटिक प्रोसेस क्या होता है, NR डेल्टा टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ये होता है, ठीक है, एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वर्क डन की वैल्यू है 6R, एन का वैल्यू 1, ठीक है, डेल्टा टी को डेल्टा टी रहने दो 1 माइनस गामा। ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, हमें क्या चाहिए फाइनल टेम्परेचर, तो डेल्टा टी निकालते तो डेल्टा टी हो जाएगा 6 इंटू इतना, ठीक है, तो -4, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर, अब डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी इनिशियल टेम्परेचर -4, इनिशियल टेम्परेचर है T, तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T-4, ठीक है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिवर्सिबल, ओके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो कंडीशंस होता है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर ए प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल इट मस्ट बी परफॉर्म्ड वेरी स्लोली, ठीक है। तो वेरी स्लोली को इसमें क्या बोलते हैं, और दूसरा चीज़ होता है, वो टर्म मैं लिख दूंगा अभी, दूसरा चीज़ होता है हीट वगैरह कहीं भी, मतलब क्या बोलते हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वेरी स्लोली होना चाहिए, इसका एक टेक्निकल वर्ड भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, एंड इट मस्ट बी परफॉर्म वेरी स्लोली एंड इट फ्रिक्शन विक्शन नहीं होना चाहिए ना, नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल बाथिंग ऑफ नाइक्रोम वायर
ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। हाँ, तो इन सब में से यही तो हुआ। आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए अगर कंप्रेस करोगे किसी को, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ही है तो चीज़ों को स्लोली स्लोली करना होगा, ठीक है ना। अगर फास्ट करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे ये इंश्योर नहीं कर पाओगे, मतलब सेम रहे, ठीक है ना। बाकी सब प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, यही है जो रिवर्सिबल है ना। तो हमेशा याद रखना थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी आप चीज़ें देखते हो ना, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिए, आइसोबारिक प्रोसेस देख लिए, ठीक है ना, तो ये सब प्रोसेसेस जो होते हैं स्लोली ही अकर होंगे, मतलब जिनको भी आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो, पीवी ग्राफ में, पीटी ग्राफ में, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करना मतलब क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बीच में जैसा भी सिस्टम गया है आपको हर एक स्टेप के बाद उसका स्टेट क्या पता है, ठीक है। वो तभी हो सकता है जब वो डिफाइंड हो, और डिफाइंड तभी हो सकता है जब उसका वो स्लोली गया हो, ठीक है ना। अगर अब्रप्टली आप वॉल्यूम को चेंज कर दोगे, जैसे वी को वॉल्यूम को डबल कर दिया अचानक से, पिस्टन को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक है, तो जैसे ही किए हो उस दौरान उस मोमेंट पे जस्ट करने के बाद प्रेशर डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जब हम लोग प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है गैस के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए अगर डिफाइंड नहीं है तो आप प्लॉट नहीं कर पाओगे, है ना। तो जो भी चीज़ प्लॉटेड है वो समझ लेना कि रिवर्सिबल है, ठीक है ना। मतलब इनफैक्ट आपको जितना भी ग्राफ दिया था इस चैप्टर में, पीवी ग्राफ, जिस भी क्वेश्चन में पीवी ग्राफ दिया गया है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो रिवर्सिबल ही होगा, तभी वो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इसका बस एक ही ऑप्शन हो सकता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो भी चलता, ठीक है। आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नट इंजन बिटवीन 227 एंड 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T1 और T2 दे दिया है। इट एब्जॉर्ब्स इतना हीट एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर में एब्जॉर्ब हीट होता है, मतलब Q1 का वैल्यू दे दिया है। तो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, ठीक है, तो वर्क पूछा है आपसे। तो एफिशिएंसी निकाल लेते, तो एफिशिएंसी होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। एफिशिएंसी होता है वर्क बाय Q1। अब टेम्परेचर डिफरेंस तो डायरेक्टली लिख दो, 227 और 127। T1 की वैल्यू 227 प्लस 273, है ना, केल्विन में लिखना पड़ता है T1 T2 की वैल्यू। यहाँ भी 273 ऐड कर दो, यहाँ भी 273 ऐड कर, दोनों केल्विन में हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो 273 कैंसिल हो जाएगा, इससे डायरेक्टली मैं ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 500, है ना। तो वर्क का वैल्यू Q1 बाय 5, Q1 का वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 4, तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर 4, है ना, ऑप्शन सी। That engine whose sink is at 300 Kelvin has an efficiency of 40%. By how much should the temperature of the source be increased so as to increase its efficiency by 50% of original, ठीक है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाना है हमें, सोर्स का टेम्परेचर को कितने अमाउंट से इंक्रीज़ करेंगे कि एफिशिएंसी 50% बढ़ जाए, ठीक है। तो एफिशिएंसी तो होता है 1 माइनस सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर, तो इनिशियल एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सोर्स का निकल जाएगा, तो यहाँ से सोर्स का टेम्परेचर आ जाएगा 0.6 यानी 500 केल्विन, है ना, ठीक है। अब न्यू एफिशिएंसी जो है वो 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी है, इंक्रीजेज बाय 50% ऑफ, सॉरी न्यू एफिशिएंसी इज 150% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी, है ना, क्योंकि इंक्रीज हुआ है 50% का, मतलब नेट हो जाएगा 150%, ठीक है ना। तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल एफिशिएंसी है, ठीक है। इनिशियल एफिशिएंसी कितना था 0.4, 40%, तो हो जाएगा 0.6, तो न्यू एफिशिएंसी इज 0.6, न्यू एफिशिएंसी हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन न्यू वैल्यू ऑफ T1, ठीक है। याद रखना सिंक का सोर्स का टेम्परेचर जो कि T1 से नोट करते हैं वो चेंज किए हम लोग, ठीक है। तो ये 0.4 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.4 मतलब 750 केल्विन, है ना। देयरफॉर सोर्सेस टेम्परेचर इज बाय फाइनल वैल्यू 750, इनिशियल वैल्यू 500 जाएगा 250 केल्विन, ऑप्शन सी, ठीक है। 20 में an engine has an efficiency of 1/6 when the temperature of the sink is reduced by this much, efficiency is doubled, ओके। तो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। ये सोर्स, सॉरी ये सिंक, ये सोर्स, ठीक है। अब क्योंकि T1 इज़ कांस्टेंट, T1 को चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, खाली सोर्स का टेम्परेचर को चेंज कर रहे, सॉरी सिंक का टेम्परेचर चेंज करे, सोर्स का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। देयरफॉर अगर इस इक्वेशन का डेल्टा लगाए तो डेल्टा ऑफ एफिशिएंसी विल बी इक्वल डेल्टा ऑफ 1 विच इज़ 0 माइनस डेल्टा ऑफ T2 अपॉन T1, है ना।
ठीक है, T1 तो चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए उसमें कोई डेल्टा का रोल नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं है, खाली ऊपर में डेल्टा। इस पूरे इक्वेशन में T1 तो कांस्टेंट है, तो T1 बाहर आ जाएगा, खाली डेल्टा T2 हो जाएगा, डेल्टा ऑफ वन, वन तो कांस्टेंट है, उसका डेल्टा 0। ठीक है, तो चेंज इन इफिशियंसी इतना है ना। अब चेंज इन इफिशियंसी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, एंड फाइनल इफिशियंसी इज डबल ऑफ इनिशियल इफिशियंसी, क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, और इनिशियल इफिशियंसी कितना है, 1/6 है ना, इफिशियंसी को डबल करना है, तो डेल्टा एन खुद 1/6 है। डेल्टा T2, ठीक है, तो डेल्टा T2 क्या है, डिक्रीज़ हुआ है ना टेम्परेचर बाय 62 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना टेम्परेचर का चेंज 62 डिग्री सेल्सियस बोलो, 62 केल्विन बोलो, सेम होता है। ठीक है, उनका वैल्यू ओके, माइनस साइन तो पहले से था, और डेल्टा T2 -62 केल्विन है ना, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 62 × 6, 372 केल्विन। ठीक है, अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 3 में से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा ये, तो 99 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। ठीक है, क्यू ई एन डब्ल्यू डिनोट हीट एडेड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इन ए क्लोज साइकिल प्रोसेस। तो क्लोज साइकिल प्रोसेस के लिए आपको पता है डेल्टा यू 0 होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में डेल्टा यू को ही ई बोला जा रहा है ना, तो ई 0 होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब डेल्टा यू 0 होगा तो आप बोलोगे क्यू माइनस डब्ल्यू भी 0 है, सही है, तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू होना चाहिए, ये भी एक रिजल्ट है, लेकिन क्यू इक्वल टू डब्ल्यू वाला आपको ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो है, लेकिन साथ में बोला जा रहा है कि क्यू और डब्ल्यू दोनों 0 होंगे। हमें खाली ये पता है क्यू और डब्ल्यू इक्वल होने चाहिए, दोनों 0 है कि नहीं वो तो हम लोग नहीं निकाले ना, नहीं निकाल सकते। ठीक है, वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा होता है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ट्रू है। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर नहीं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, और एडियाबैटिक में ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ही सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम दैट हैज अब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो डेल्टा यू पूछा है, तो क्यू माइनस डब्ल्यू, हीट कितना लिया है 2000 कैलोरी, कितना किया है 500 जूल, है ना। अब ये कैलोरी में है, ये जूल में है, तो आंसर जूल में, तो इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो तो 4.2 जूल होता है ना, कैलोरी के बदले इतना लिखो, 8400 - 5 यानी 7900, ऑप्शन डी। डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अब मैं वर्क को हमेशा डब्ल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे लोग बोल दिया है वर्क को भैया हम लोग डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। सिंबल तो कुछ भी, हाथी यूज़ कल से यूज़ करने करेंगे, हाथी वर्क के लिए हम लोग जब भी हाथी लिखेंगे समझ लो वर्क को डिनोट करें। ठीक है, तो हम डेल्टा, मैं डब्ल्यू यूज़ करूँ, बुक वाले बोल रहे डेल्टा डब्ल्यू यूज़ करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा डब्ल्यू यूज़ कर लेंगे, उसमें क्या है। तो किसी प्रोसेस के लिए ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है और ये वर्क डन है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब कहीं भी देखोगे आप तो हीट कहीं नहीं दिख रहा, तो यानी हीट 0 होगा। हीट 0 है मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस हीट तो 0 होता है, मतलब फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज 0। ठीक है, अब डब्ल्यू तो मैं लिखता, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया वर्क को डेल्टा डब्ल्यू लिखना है, तो वही लिख रहा हूँ मैं। एक प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी ऑप्शन ए। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए कन्फाइंड गैस इट डज इतना ऑफ वर्क अगेंस्ट इट सराउंडिंग। सॉरी, कन्फाइंड आइडियल गैस डज इतना वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग, तो दिस इम्प्लाइज। ठीक है, तो हीट के बारे में पूछा गया, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो हीट क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू 0 होता है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू। ठीक है, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, -150 की वैल्यू हो जाएगी -150 जूल, माइनस मतलब हीट रिमूव फ्रॉम गैस, कितना हीट रिमूव हुआ है 150 जूल। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू साइकिल ए बी सी डी एज शोन, हीट रिजेक्टेड, तो फिर से हीट का वैल्यू पूछा है, हीट होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू तो 0 होता है, डेल्टा यू इज 0 और साइक्लिक, यहाँ भी साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही। ठीक है ना, तो ये डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, यानी क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, है ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, हम लोग इस पूरे साइकिल के लिए ये इक्वेशन लगाए, तो डेल्टा यू तो इनिशियल स्टेट जो था ए, फाइनल स्टेट भी वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी, ए से बी गया तो एरो गलती से दे दिया उल्टा, ए बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, ए बी सी डी ए लिखना चाहिए था एक्चुअली में, ए बी सी डी ए। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी मतलब तो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन साइकिल बोल दिया है मतलब पूरा। ठीक है, जो भी है, थोड़ा बहुत गलती तो रहता ही है नीट के क्वेश्चन में।
तो कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। एनीवेज, तो यहाँ पे बोला कि कितना हीट रिजेक्ट किया, तो हीट विल बी इक्वल टू डब्लू। वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन यहाँ पे निकाले, तो वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, वर्क डन ड्यूरिंग बी सी, वर्क डन ड्यूरिंग सी डी एंड वर्क डन ड्यूरिंग डी ए। ठीक है, बी सी और डी ए का वर्क डन तो ज़ीरो है, बी सी के दौरान भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, डी से ए जाने के दौरान भी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन ज़ीरो। तो ए बी और सी डी, आप देखोगे तो ए बी वाला वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और सी से डी वाला वर्क डन नेगेटिव आएगा क्योंकि सी से डी जाते वक्त वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा चीज़ नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव आना चाहिए, और ए से बी वाले पार्ट के लिए वर्क डन ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा वर्क डन लिख ही देता हूँ ना, उसमें क्या है। तो ए से बी वाले पार्ट के लिए वर्क डन हो जाएगा पी इंटू टू वी, है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में वॉल्यूम का चेंज टू वी का है। से डी वाले पार्ट के लिए टू पी टू वी, तो माइनस फोर पी वी। वर्क डन इतना आ गया, हीट तो आपको पता है वर्क डन के बराबर है, तो माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है हीट रिजेक्टेड। ठीक है, मूव्ड या रिजेक्टेड, है ना, तो आपसे पूछा गया था हीट रिजेक्टेड बाय गैस, तो टू पी पी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन का कुछ और इंटरप्रिटेशन लेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने पूरे साइकिलिक प्रोसेस के लिए नेट हीट का एक्सचेंज बताया हूँ, वो माइनस है, मतलब पूरे साइकिल के लिए मोट पूरा देखे तो ओवरऑल गैस ने इतना हीट रिजेक्ट किया 2 पी। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग पार्ट्स ऑफ साइकिल ये अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है ना, जैसे ए से बी पार्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अभी हीट रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, हीट ऐड हुआ होगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बी से सी वाले पार्ट के लिए देखेंगे, फिर सी से डी वाले पार्ट के लिए देखेंगे, डी से ए वाले पार्ट के लिए देखेंगे। ठीक है ना, तो ये तो नेट है ना, और एक्चुअली में ए से बी वाले पार्ट में हीट ऐड हुआ है सिस्टम में। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ से अगर आगे बढ़े, वैसे नीट में उतना दूर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तब भी हम लोग अगर अगर खाली रिजेक्शन वाले पार्ट का बात बोल रहा है, एडेड वाला पार्ट का नहीं। ठीक है ना, कौन कौन सा पार्ट में वो हीट लूज़ किया है, सिर्फ उस पार्ट को देखे। ठीक है, ये तो नेट हो गया ना, है ना। तो जैसे मान लो आपको पापा से 100 रुपया मिला और मम्मी ने 20 रुपये आपसे वापस ले लिया। ठीक है, तो आप टोटल आपको आपके पेरेंट्स से मिला है 80, लेकिन एक्चुअली में मिला था 100 एक पेरेंट से, और इतना रिमूव हो गया दूसरे पेरेंट के कारण। ठीक है ना, तो अगर उस सेंस से बात करें टोटल कितना बचा है, तो हाँ 80 बचा है, लेकिन मिला कितना था, मिला था 100। समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको चेक किए, नेट जो बचा हुआ है, मतलब नेट इफेक्ट देखे। ठीक है, लेकिन सिर्फ मिलने वाला पार्ट, रिजेक्ट होने वाला पार्ट देखेंगे तो वैसे इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो थोड़ा अलग आएगा, है ना, तो वो देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बन चुका है, ये आंसर आ चुका है, लेकिन अगर इसको उस तरीके से इंटरप्रेट करें तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ए से बी वाले पार्ट के लिए अगर हम लोग निकालें, तो इसको मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, तो ये अलग से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर आप ए से बी वाले पार्ट के लिए हीट देखोगे ड्यूरिंग ए बी प्लस डेल्टा यू ड्यूरिंग ए बी। ठीक है, और वर्क ड्यूरिंग ए बी तो पी इंटू टू वी है, टू पी वी। ठीक है, और डेल्टा यू ड्यूरिंग ए बी, ए से बी जाने के लिए डेल्टा यू, अभी कॉन्स्टेंट सॉरी डेल्टा यू तो हमेशा एन सी वी डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी, है ना। अब एन सी वी डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करेंगे, तो पी डेल्टा वी बाय आर, तो ये चीज़ पी डेल्टा वी बाय आर हो जाएगा। डेल्टा टी का वैल्यू पी डेल्टा वी बाय आर इंटू सी वी। ठीक है, सी वी का वैल्यू आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन, है ना। पी डेल्टा वी तो हमें पता है टू वी है डिवाइड बाय गामा माइनस वन। अब यहाँ पे गामा का वैल्यू तो हमें नहीं पता है क्योंकि गैस किस टाइप को हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे यहाँ पे, है ना, लेकिन जो भी है एनीवेज ये तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इक्वल टू एन आर टी होता है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर को ही बढ़ना पड़ेगा, तो डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो दिस टर्म इज़ पॉजिटिव, दिस टर्म इज़ पॉजिटिव, तो ये पूरा चीज़ पॉजिटिव आएगा। तो ए बी वाले पार्ट में हीट रिजेक्ट नहीं हुआ, हीट एक्सेप्ट हुआ है, मतलब गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, बी सी वाले पार्ट में देखें, सी वाले पार्ट में देखेंगे तो वर्क डन तो ज़ीरो है, खाली डेल्टा यू आएगा। ठीक है, अब बी से सी वाले पार्ट में डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है ना, एन सी वी डेल्टा टी, और बी से सी वाले पार्ट में डेल्टा टी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि अगर बी से सी वाले पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, सोचो वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी वी में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर तो बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये एन सी वी डेल्टा टी से पॉजिटिव है। तो ए बी वाले पार्ट और बी सी वाले पार्ट में हीट पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, वैसे सी डी वाले पार्ट में हीट नेगेटिव आएगा, मतलब रिजेक्ट हुआ है,
और डी ए वाले पार्ट में भी हीट नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अगर रिजेक्टेड वाले पार्ट की बात करें तो सिर्फ सी डी वाला पार्ट और डी ए वाला पार्ट आना चाहिए, सिर्फ रिजेक्शन वाला देखें तो इसमें तो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है ना। सिमिलरली हीट ड्यूरिंग सी डी नेगेटिव आएगा एंड हीट ड्यूरिंग डी ए भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉइंट में बताना चाहता था बस। अभी मैं इस कलर से कर लेता हूँ, तो अलग एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, अलग से बता दिया बस, ठीक है, नोट कर लो बस। 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B via two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले V से 3V बढ़ा है आइसोथर्मली, ठीक है, और फिर कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिकली वॉल्यूम घटा है। तो करेक्ट पीवी ग्राफ क्या होना चाहिए, तो पहले आपका आइसोथर्मल होना चाहिए फिर आइसोबारिक, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ते वक्त तो आइसोथर्मल है ना। तो ये तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ने वाला पार्ट ये है, वॉल्यूम घटने वाला पार्ट देखो। वॉल्यूम तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ना, तो हॉरिजॉन्टली राइट जब भी जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जाएंगे या लेफ्ट की तरफ जाएंगे कैसे भी तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोबारिक हो गया है, तो इनकरेक्ट हो गया है ना, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। आइसोबारिकली के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देखो आइसोथर्मल और आइसोबारिक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हाइपरबोला होता है, ठीक है। आइसोबारिक के लिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आपका आइसोबारिक है ना, पैरेलल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होता है, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो देखो वॉल्यूम घट रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, देख लो यहाँ पे वॉल्यूम v है, यहाँ पे वॉल्यूम 3v है। तो इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम बढ़ा है और ये हाइपरबोला, हाइपरबोला है मतलब आइसोथर्मल ठीक है। और इस पार्ट के लिए स्ट्रेट लाइन है ना। तो वॉल्यूम बढ़ा v से 3v, 3v से p, ठीक है। गैस इज टेकन फ्रॉम a to b to c to a, a to b to c to a, व्हाट इज़ द नेटवर्क डन, ठीक है। तो नेटवर्क हो जाएगा वर्क डन बिटवीन a एंड b, बिटवीन या फ्रॉम b to c, फ्रॉम c to a। तो b to c वाले पार्ट के लिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0, ए बी वाले पार्ट के लिए और सी ए वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब ए बी वाले पार्ट के लिए वर्क डन हो जाएगा ये वाला एरिया, और सी वाले पार्ट के लिए, सी वाले पार्ट के लिए वर्क डन हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है। ए बी वाले पार्ट के लिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि इधर से इधर जा रही है, वॉल्यूम बढ़ा है, और सी वाले पार्ट के लिए वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव आएगा, और ये वाला बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया करेंगे तो ये वाला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला सॉरी हाफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये तो 7 है, 7 माइनस 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 6 माइनस 2, ठीक है। तो बेस जो है 7 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब है, और ये जो है 6 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम उसी में है ना। हाफ इंटू ये तो 10 की पावर माइनस 5 और ये हो गया 10 की पावर 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ठीक है। तो 10 की पावर 3 हो जाएगा जूल, है ना। तो 1000 ऑप्शन बी। Monatomic gas at pressure P and volume V expands exothermally to volume 2V and then adiabatically to इतना, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो PV इक्वल टू वॉल्यूम 2V हो गया है, डबल हो गया तो प्रेशर आधा हो गया आइसोथर्मल, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दिए, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या हो गया है, बेसिकली हुआ है इस स्टेट से हम लोग आइसोथर्मली इस स्टेट में गए हैं ना, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V, ठीक है। तो न्यू प्रेशर P डैश है, वॉल्यूम 2V है ना। P डैश हम लोग निकाल लिया आइसोथर्मल वाला इक्वेशन लगा के, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गया एडियाबैटिकली वॉल्यूम 16V कर दिए, है ना। तो न्यू प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, PV की पावर गामा करेंगे, है ना। तो एडियाबैटिक वाले पार्ट के लिए V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 1, ठीक है ना।
तो पी वी की पावर गामा, गामा क्या होता है मोनोटॉमिक के लिए 5/3 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो P डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 5/3 इंटू वी की पावर 5/3 इक्वल टू P डबल डैश 16 की पावर 5/3 वी की पावर 5/3। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और P डैश की वैल्यू था P/2 है ना, वो यूज़ कर लिए। 2 की पावर 5/3 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1/3। अब 16 की पावर 5/3 है ना। ठीक है, तो 16 को हम लोग हाँ 8 इंटू 2 लिखो, तो 8 की पावर 5/3 इंटू 2 की पावर 5/3, तो 2 की पावर 5/3 रहने दो यहाँ पे। ठीक है, तो 2 की पावर 5/3 2 की पावर 5/3 कैंसिल हो जाएगा और 8 की पावर 5/3 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 1/3 की पावर 5। अब क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 की पावर 5 होता है 32। तो P/2 इज इक्वल टू दिस, तो P डबल डैश हो जाएगा P/60 फाइनल प्रेशर P/64। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोस साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, तो ABCDA वर्क डन बाय सिस्टम इन द साइकिल। ठीक है, तो ए से बी वाले पार्ट में वर्क डन, ये वाला ट्रायंगल ट्रिपीजियम का एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया। ठीक है, BC वाले पार्ट के लिए ये पूरा, CD वाले पार्ट के लिए ये पूरा, और DA वाले पार्ट के लिए ये वाला। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है। तो AB वाले पार्ट के लिए वर्क डन निकाले अगर, तो मैं अलग अलग पार्ट का एरिया लिख देता हूँ ना। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट का एरिया हो जाएगा ये 2V0, ये 2V0 माइनस V0 और तो ये वाला पार्ट का एरिया इतना है। ये वाले पार्ट का एरिया अगर देखें तो ये है V0, हाइट है इसका P0, तो उसका आधा हो जाएगा, तो 0.5 P0। ठीक है, वैसे ये वाला 0.5 ठीक है, तो हर एक यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया तो सेम है और इस रेक्टेंगल का एरिया इतना है। ठीक है, तो AB वाले पार्ट के लिए वर्क डन हो जाएगा ए डबल टाइम 2.5, ये 0.5 और 0.5 है ना, यानी 1 और यहाँ पे 1, तो 2P0 V0। ठीक है, A से B के लिए पॉजिटिव आएगा है ना, B से C के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, कितना नेगेटिव आएगा, ये पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये V0 है और ये 3 है, और AB हो गया, BC हो गया, CD वाले पार्ट के लिए तो आपका पॉजिटिव आएगा फिर से क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये 0.5 ये 0.5। ठीक है, 2P0 V0 पॉजिटिव में है, और लास्टली DA वाले पार्ट के लिए D से तो आपका ये एरिया आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो वर्क डन पूरे साइकिल के लिए ABCDA इन चारों का सम हो जाएगा 2 - 3 + 2 - 1, 2 2 4, 4 में से 4 गया 0 है ना। If an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along path AB as shown in the figure, change in internal energy of the gas during the transition। ठीक है, तो आपसे डेल्टा U पूछा है। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाथ के लिए वर्क डन निकाल लेंगे है ना, और हीट निकाल लेंगे, तो डेल्टा U मिल जाएगा। तो डेल्टा U होता है हीट माइनस वर्क। ठीक है, ओके, अब हीट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, आइडियल 1 मोल हम लोग से क्या पूछा, चेंज, अरे डेल्टा U पूछा है ना, तब तो डेल्टा U तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, तो NCV डेल्टा T यूज़ करेंगे, जल्दी आ जाएगा। N तो 1 है, CV की वैल्यू तो डायटोमिक गैस है तो CV हो जाएगा 5R/2 इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब इसको यूज़ करके खाली डेल्टा T हमें निकालना है ना। अब डेल्टा T कैसे निकालेंगे, उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करें, नहीं वो तो फ़ायदा नहीं होगा, सीधा TA माइनस फाइनल डेल्टा T मतलब क्या, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो TV - TA, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए हमें, इस पॉइंट का टेम्परेचर इस पॉइंट का टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है ना, अब उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करते हैं PV = nRT। ठीक है, तो अगर B पे लगाए तो इतना हो जाएगा, अगर A पे लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से TB - TA इंटू NR आपको लेगा। ठीक है, तो NR को उधर भेज दो, B - TA इतना हो गया। ठीक है, तो TB - TA के बदले इतना लिखेंगे, N का वैल्यू तो 1 है ना,
तो पी वी 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 तो वैल्यू लिख ही लेते हैं ना। तो प्रेशर एट बी आपका 2 है और वॉल्यूम एट बी 6 है तो 12। प्रेशर एट ए 5 है, ए 20, एन का वैल्यू तो 1 है, ठीक है। आर को आर रहने दो। अब एक किलो में है प्रेशर और ये तो ऐसा यूनिट में ही है, लेकिन ये 1000 गुना है, ठीक है। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा यूनिट में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जूल, ठीक है, ऐसा यूनिट में। समझ में आई बात? किलो है ना इसलिए। तो किलो मतलब 10⁻3। तो ये हो गया माइनस। अब इसी फॉर्म में लिख देते हैं इसको, है ना। तो पी टी ए माइनस टी बी हो गया -8/r/1000, 8/r/1000। आर से आर कट गया, जो आपका आ गया -20,000 जूल, यानी -20 किलो जूल, ठीक है। ऑप्शन बी ये 10⁻3, ठीक है। आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, विच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट्स इन मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। तो कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो आइडियल गैस को कंप्रेस किया जा रहा है मतलब वॉल्यूम घटना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ये आइसोबारिक प्रोसेस होता है, ये आइसोथर्मल होता है, ये एडियाबैटिक होता है एंड सो ऑन, है ना। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, है ना। आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडिक, ठीक है। अब यहाँ पे तो फॉलोइंग मैक्सिमम वर्क डन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, है ना। तो अगर वॉल्यूम इसका डबल है, ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम 2V है तो फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, है ना। तो 3 प्रोसेसेस है, एडियाबैटिक, थर्मल और कोई और कलर ले लो, आइसोबारिक, ठीक है। तीनों केसेस में वॉल्यूम देखो, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम 2V से फाइनल वॉल्यूम V हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, है ना। अब दो चीज़ें यहाँ पे, वर्क डन तो नेगेटिव होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात करें, मतलब साइन को भूल जाए, तो मैक्सिमम एरिया इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं बोलना चाहता हूँ वर्क डन इन आइसोबारिक मैग्नीट्यूड वाइज, जैसे ये एरिया 50 है मान लो, ठीक है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल -50 होगा, ये एरिया 50, ये वाला एरिया उससे कम होगा मैग्नीट्यूड में, तो मान लो ये एरिया 45 है। बारीक आइसोथर्मल, दूसरे कलर से लिखता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। तो बारीक में -50 है, आइसोथर्मल में मान लो ये वाला एरिया नहीं 45 है, तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल -45 हो जाएगा। और एडियाबैटिक में मैग्नीट्यूड और भी कम आएगा। लो ऐसा आया एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखो अब यहाँ से देख के तो पता चल रहा है ना, ये एरिया वाइज तो ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर साइन के साथ देखें, मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे ज़्यादा ये है, लेकिन साइन के साथ देखें तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, एडियाबैटिक, है ना। यही सबसे बड़ा वैल्यू है ना, -40 बड़ा है तीनों में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम वर्क डन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन सबसे ज़्यादा आइसोबारिक का है, इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन की बात कर रहा होगा तो आइसोबारिक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन के साथ की बात कर रहे हैं ना, अदरवाइज दिस इज मैक्सिमम। ये वाला इंटरप्रिटेशन लेंगे तो ऑप्शन आइसोबारिक बी हो जाएगा, और ये वाला इंटरप्रिटेशन लेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नीट क्या पूछना चाह रहा है वो तो नीट ही जाने, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली बी दिया होगा वो लोग, मेरा गेस है ये, ठीक है। माइट बी रॉन्ग, बी दिया होगा। कारण ये है कि नीट वाले लिखना भूल जाएंगे, उनको बोल दिए मैक्सिमम वर्क डन, मतलब वो लोग बोल देंगे अरे मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे हम लोग तो, ठीक है। आपके उतना दिमाग लगा है ना, तब मैं इसको मार्क करूँगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए, वैसे तो बोनस होना चाहिए, लेकिन अगर वो बेवकूफ़ लोग जो है नीट पे बैठे हुए अगर वो नहीं दिए इसको बोनस, तब आप बी, आपको मतलब इन दोनों में से एक मारना है तो आप बी मार के आ जाओ, है ना। साइन वाइन को भूल जाने एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, Carnot engine having an efficiency of 1/10 as heat engine is used as a refrigerator. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन से डरना मत, नहीं खाली हीट इंजन के कॉन्सेप्ट को पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। इफ़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इतना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो कार्नट इंजन को ही एज हीट इंजन यूज़, मतलब सॉरी रेफ्रिजरेटर को ही, और सॉरी हीट इंजन को ही एज रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो जो हीट इंजन में आप फॉर्मूला लगाते हो वही सब लगा सकते हो, खाली एरोज उल्टा हो जाते हैं। तो हीट इंजन में क्या होता है, हम लोग हीट लेते हैं फ्रॉम हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, उसका कुछ पार्ट को लोअर टेम्परेचर में देते हैं, कुछ पार्ट को वर्क में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। इसमें हर प्रोसेस उल्टा हो जाता है बस, और कुछ नहीं।
तो हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम इतना है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, हीट इंजन के लिए क्या होता है, इनको पता है, इतना अमाउंट ऑफ हीट लेता है हायर टेम्परेचर बॉडी से, ठीक है। कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है, कुछ पार्ट लोअर टेम्परेचर बॉडी को रिजेक्ट करता है, और रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा करता है। तो एरो को उल्टा कर, सब एरोस को उल्टा कर लो बस, बाकी Q1 W Q2 सबका रिलेशनशिप वही रहेगा, है ना। तो बस इसीलिए काम करना है हमें। तो हम लोग को बोल दिया वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं ना। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर, तो इसका वैल्यू पूछा है Q2 का वैल्यू, ठीक है। ये लोअर टेम्परेचर यहाँ पे होता है, हायर टेम्परेचर यहाँ पे होता है ना, टेम्परेचर है ना। ओके, बस Q2 का वैल्यू पता करना है। तो एफिशिएंसी तो हमें पता है 1/10 है, तो एफिशिएंसी मतलब होता है W/Q1, ये हमें दे दिया है 1/10, ठीक है। W का वैल्यू तो 10 है, Q1 हो जाएगा 100, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबको पता है, Q1 इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, तो Q1 क्या हो जाएगा W + Q2, कहीं लॉस ऑफ एनर्जी तो हो नहीं रहा है। तो W तो 10 दिया हुआ है, Q2 आपको नहीं पता, और Q1 आपको 100 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 90, ठीक है। सब चीज़ जूल में चल रहा है ना। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए रेफ्रिजरेटर इज 5, तो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपका होता है डिवाइडेड बाय T1 - T2, है ना, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस 5 दिया हुआ है, टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीज़र, तो ये T2 हो गया आपका। ऑफकोर्स वो टेम्परेचर कम रहेगा और सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो T2 का वैल्यू आप इतना मत यूज़ कर लेना, ये करेस्पॉन्ड करेगा T2 को, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि T2 का वैल्यू, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो 253 है, ठीक है। तो आपका T1 हो जाएगा 253 + 253/5, तो 6/5 ऑफ 253, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, चलो कैलकुलेटर तो है मेरे पास 3, है ना। तो इसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर दो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो 270 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्शन ए। फिगर शोज 2 पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय गैस टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, तो ए से सी जाने का 2 रास्ता है, एक तो सबसे ये छोटा रास्ता है डायरेक्टली चल गया, और एक बी पे जाके सी गया, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया है इन द प्रोसेस ए बी, बताया गया सॉरी, ए बी प्रोसेस में इतना जूल ऑफ हीट इज एडेड, एंड इन द प्रोसेस बी सी इतना जूल ऑफ हीट इज एडेड, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस ए सी, ठीक है। तो ए सी वाले प्रोसेस के लिए कितना हीट ऐड हो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट यही होगा, डेल्टा यू आप निकालो ए सी वाले प्रोसेस के लिए या ए बी सी वाले प्रोसेस के लिए सेम आएगा, ठीक, क्योंकि इनिशियल स्टेट दोनों के लिए ए है, फाइनल स्टेट दोनों के लिए सी है, और यू जो होता है सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर सेम है तो डेल्टा यू किसी पाथ से जाओ, किसी पाथ के लिए सेम आएगा, ठीक है। तो ए सी वाले पार्ट के लिए आपसे हीट पूछा है, ठीक है, हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग ए सी वाला पार्ट ये पूछा है, तो ये तो हीट माइनस वर्क के बराबर हो जाएगा, और ये भी हीट माइनस वर्क, ठीक है। तो हीट ए बी सी के लिए, तो ए बी वाले पार्ट के लिए हीट और वर्क डन ए बी सी, ठीक है। ओके, अब इसको पार्ट्स में करते हैं। ए सी वाले पार्ट में वर्क डन तो ये वाला एरिया हो जाएगा ट्रिपीजियम का, ठीक है, वो निकल जाएगा ना, तो वर्क डन ड्यूरिंग ए सी, और माइनस WABC, तो ए बी वाले पार्ट का वर्क डन और बी सी वाले पार्ट का वर्क डन, उसमें तोड़ दिया टर्म को, माइनस साइन है तो दोनों में माइनस साइन हो गया, ठीक है, प्लस ए बी वाले पार्ट का हीट और ए से बी वाले पार्ट का, बी से सी वाले पार्ट का। अब ए सी वाले पार्ट का वर्क डन तो निकाल लेंगे, ये वाला एरिया, ए बी वाले पार्ट का वर्क डन 0 है, ये वाला वर्क डन 0 है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, ए से बी जाते वक्त वॉल्यूम देख लो कांस्टेंट है, और बी सी वाले पार्ट का वर्क डन तो ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, ए सी वाला पार्ट तो ये वाला एरिया, तो बेसिकली ये वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस में लिख लेंगे, तो ये वाला पूरा चीज़ ये वाला ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है इन दोनों का डिफरेंस 8, 4 इंटू 10⁴। हीट ड्यूरिंग ए बी वाला पोर्शन 400 है एडेड है ना, और बी सी वाले पोर्शन में इतना हीट, दोनों में हीट ऐड हुआ है तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है। 140, अरे मेरा तो नहीं आया, ये वर्क डन मैंने नेगेटिव उल्टा लिखा है क्या, ए सी वाले पार्ट में पॉजिटिव वर्क है, बी सी वाले पार्ट
ओके नेगेटिव साइन माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो BC वाले पार्ट में तो उसको सब्ट्रैक्ट करें ना, BC वाले पार्ट का एरिया ज़्यादा है तो उसकी माइनस साइन है, और AC वाले पार्ट का एरिया कम है उसमें प्लस साइन है, ठीक है। तो बड़ा एरिया के साथ माइनस साइन है, छोटा एरिया के साथ प्लस साइन है, तो माइनस होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, है ना। तो ये 460 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली to half its initial volume, the same gas is compressed through an adiabatic process to half of the initial volume, ठीक है। तो वॉल्यूम को हाफ करना है, एक बार थर्मली किए है और एक बार एडियाबैटिकली किए, ठीक है। तो किस केस में वर्क डन का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो ये तो क्वेश्चन ऐसा टाइप का पहले भी किए है। तो पीवी ग्राफ अगर देखे, डब्ल्यू लिख दिया मैं, पीवी ग्राफ देखे तो हमें पता है कि आइसोथर्मल वाला ग्राफ ऊपर होता है, एडियाबैटिक वाला नीचे होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम को आप 2V से V कर रहे हो या V से V/2 कर रहे हो, है ना। इन एनी केस आप देख सकते हो ये वाला एरिया ज़्यादा आएगा, कम आएगा मैग्नीट्यूड में, ये वाला एरिया ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये आइसोथर्मल है एडियाबैटिक के लिए, ठीक है ना। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो लेस देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड की लोग बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एरिया मतलब खाली मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया देखेंगे तो आइसोथर्मल में ज़्यादा एरिया आएगा, एडियाबैटिक में कम एरिया है ना। तो आइसोथर्मल में ज़्यादा एरिया आएगा, वर्क डन ड्यूरिंग एडियो प्रोसेस विल रिक्वायर मोर डन। तो आइसोथर्मल में ज़्यादा आएगा अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, और अगर साइन के साथ की बात करें तो ये ज़्यादा आएगा। तो अब अब नीट इन दोनों में से क्या मतलब पूछ रहे तो क्वेश्चन बताया नहीं, ठीक है ना। तो अगर जो क्वेश्चन बोला गया उसको एग्जैक्टली एज इट इज़ इंटरप्रेट किया जाए, ठीक है, कौन सा वर्क ज़्यादा है, तो कुछ नहीं बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क के बारे में, खाली इससे आगे बढ़े तो एडियाबैटिक का वर्क डन ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो ये कम है, लेकिन माइनस साइन है इससे ज़्यादा हो गया ना। जैसे ये -40 है, ये -50 है, तो -40 इज ग्रेटर देन -50, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो 40 लेस देन 50, ठीक है। एनीवेज ये हो गया है ना। Inside a refrigerator is T2 and room temperature is T1. Amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally, ठीक है ना। अब आइडियली का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्चुअली में देखो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगा वर्क में इन इसमें रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। और वो कन्वर्जन जो होता है 100% एफिशिएंसी नहीं होता है, लेकिन आइडियली बोल दिया मतलब 100% एफिशिएंसी वहाँ पे मान लेना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। एनीवेज तो आपको पूछा गया है हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम। तो देखो रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला टेम्परेचर से हीट लेगा और बाहर वाला सराउंडिंग जो कि रूम है इसका टेम्परेचर को हीट देगा, ठीक है, वर्क करेगा उस पर W, है ना, ठीक है। तो हम लोग से अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड पूछा है फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉर ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और आइडियली बोल दिया मतलब जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा उतना ही वर्क होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को Q1 पूछा है ना, तो अगर हम लोग Q1/W का वैल्यू लिखा ले, और वर्क क्या होता है यहाँ से, वर्क आप देख सकते हो Q2 Q1 - Q2, ठीक है ना, क्योंकि W + Q2 Q1 के बराबर है, तो Q1 - Q2, ठीक है। और हमें पता ही है कि ये सब चीज़ें टेम्परेचर इन केल्विन के बराबर होता तो Q1 हो जाएगा T1 केल्विन, है ना, केल्विन में टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग लिख दो, है ना। तो ये टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में इसको केल्विन में लिखना पड़ेगा, या डिफरेंस तो आप दोनों में 273 डाल भी दोगे, केल्विन वाले डिग्री सेल्सियस वाला 273 यहाँ भी डाल दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस वाला ही डिफरेंस रहेगा ये। तो T1 + 273 डिवाइड बाई T1 - T2, ऑप्शन बी। रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इतना कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस कांस्टेंट। तो पावर कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, हम लोग रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट लेता है, तो इससे कितना हीट, इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हायर टेम्परेचर बॉडी को हीट दे देगा जो कि 30 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 इसमें ऐड कर दो, तो ठीक है, बाद में देख लेंगे ऐड करके, ठीक है ना। तो इससे हीट लेता है Q2 बोलते हैं, इसको हीट देता है Q1 बोलते हैं, और यहाँ पे वर्क
करता है, ठीक है ना। तो अभी ये Q2 का वैल्यू आपको बोल दिया है, कितना हीट रिमूव कर रहे हैं इससे, 600। तो Q2 का वैल्यू आपको 600 कैलोरी दिया है, ठीक है ना। तो पावर रिक्वायर्ड, तो वर्क पता चल जाएगा तो पावर पता चल जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग से वर्क पूछा है, ठीक है ना। तो वर्क क्या हो जाता है, वर्क हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। वर्क कितना होता है, अगर दोनों तरफ Q2 से डिवाइड करें, क्योंकि Q2 हमें पता है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो Q2 माइनस, अब ये चीज़ जो है फिर से वही याद रखना, जब भी रेफ्रिजरेटर का हीट इंजन की बात होगी तो Q1 माइनस Q2 T1 माइनस T2 के मतलब ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। Q1 का लिए T1 लिख देना, Q2 का T2, ठीक है। रेशियो में होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पे कल Q1 माइनस Q2 तो वहाँ T1 माइनस T2 लिख देते हैं। नहीं, रेशियो जब भी रहेगा यहाँ पे, चाहे कोई भी नंबर्स रहे, यहाँ 1 रहे, ये यहाँ 1 रहे, यहाँ 2 रहे, यहाँ 1 रहे, करस्पॉन्डिंगली यहाँ लिख देना, ठीक है। अब सब ये तो पता है हमें, T1 माइनस T2 इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस, इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, 26 का है। और T2 मतलब लोअर रिजर्वायर, इसको T2 बोलते हैं। T2 कितने का है, 4 + 273 27, ठीक है ना। ये हमेशा केल्विन में लिखना। तो अब बोलोगे इसको केल्विन में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ इसमें 273 डालते, इसमें 273 डालते, कैंसिल हो जाता है माइनस साइन, है ना। तो इसको डिग्री सेल्सियस में डालो, इसको डिग्री सेल्सियस में डालो, या केल्विन में डालो, फर्क नहीं पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करे, डिफरेंस निकालो, ठीक है। और इस तरफ वर्क बाय Q2 का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में 600। तो यहाँ से वर्क मिल जाएगा आपको 0.3 कैलोरी, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ हो रहा था एवरी सेकेंड, है ना। यानी मतलब ये जो हम लोग हीट Q2 का वैल्यू लिए है, ये 600 कैलोरी पर, मतलब एक सेकेंड के लिए 600 कैलोरी, है ना। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग वर्क निकलेगा वो भी उस एक सेकेंड के लिए इतना वर्क हो रहा है, ठीक है। तो पावर हो जाएगा दिस बाय टाइम, जो कि 1 सेकेंड ही है, तो वही पावर हो जाएगा। तो इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क दिया हुआ है 2 जूल, ठीक है। तो 6.5 जूल आया, ठीक है। अब यही हो जाएगा पर सेकंड भी, क्योंकि एक सेकंड के लिए बात हो रहा है, तो यही आपका जो भी वर्क डन पर सेकंड आएगा वही पावर भी हो जाएगा। तो यही आपका पावर के बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ मैच नहीं करेगा यूनिट, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन 236 पॉइंट समथिंग। कार्नेट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10 इज यूज्ड, सॉरी, कार्नेट इंजन हैविंग एफिशिएंसी इतना है एज हीट इंजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो हीट इंजन को एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करें। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो वर्क डन 10 है तो क्या होगा, तो एफिशिएंसी तो आपको बोल दिया है, तो एफिशिएंसी आपको बोल दिया इतना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमेशा होता है वर्क डिवाइडेड बाय बड़ा वाला हीट, है ना, मतलब हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से, ठीक है। तो वर्क डन क्या बोला है, 10, तो वर्क डन 10 हो गया 100, ठीक है। तो आपको बोला गया Q2 का वैल्यू क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, Q1 माइनस डब्लू, Q1 माइनस डब्लू, तो हो जाएगा 90, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, मैच द कॉलम, ओके। तो प्रोसेस 1 क्या है, तो प्रोसेस 1 ओके 1 ये वाला प्रोसेस है। तो इस वाले प्रोसेस में देखो ये परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रोसेस 1 तो हो जाएगा आइसोकोरिक। ये वाला फोर्थ वाला प्रोसेस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्रेशर है, मतलब आइसोबारिक है, 4 आइसोबारिक है, ठीक है। इसी के बेसिस पे देखते हैं क्या क्या आएगा, या आप और भी देख सकते हो। ये वाला प्रोसेस में टेम्परेचर 500 रह रहा है हमेशा, तो प्रोसेस 3 जो है ये आइसोथर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस 2 जो होगा एडियाबैटिक होगा, है ना, ठीक है ना। तो क्यू ए इससे मैच कर रहा है, बस एक ही से हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं, पी का सी आ गया, पी का सी, आर का डी, आर का डी, हाँ सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। सी ऑफ ए आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज, ठीक है। तो एफिशिएंसी होता है T1 माइनस T2 बाय T1, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो चाहे केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो वही आएगा। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है 100, और हायर टेम्परेचर T1 मतलब क्या, हायर टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको केल्विन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 273 ऐड करो, 373 केल्विन। तो एफिशिएंसी इतना हो गया, परसेंट में होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.8%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। Volume of a monatomic gas varies with temperature T as shown in the figure. Ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it.
ठीक है। तो वर्क डन बाय हीट पूछे हम लोग, ठीक है ना। तो वर्क डन तो हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अभी 1 - W/Q है ना, सॉरी Q माइनस डेल्टा यू बोलना चाहता था मैं, Q माइनस डेल्टा यू, ठीक है। ओके, अब डेल्टा यू तो किसी प्रोसेस के लिए एन सी वी डेल्टा टी होता है ना। और हीट की बात करें यहाँ पे, अब देखो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। P इक्वल टू एन आर टी में V प्रोपोर्शनल टू टी कब होगा, जब P एन और R तीनों कांस्टेंट हो। एन और R तो कांस्टेंट रहेगा ही क्योंकि गैस लीक वीक नहीं हो रहा, हम लोग जूम कर लेते तो P एन ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो P कांस्टेंट है मतलब हीट के वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, एन सी पी डेल्टा टी। तो ये 1 - CP/CV हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा गैस है ये तो बताया नहीं गया हमें, मोनोटॉमिक सॉरी बताया गया है। तो CP/CV गामा होता है, ठीक है। तो गामा 5/3 होता है, तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी है नॉर्मल प्रेशर, तो प्रेशर इतना दिया हुआ है, टेम्परेचर इतना दिया, रिक्वायर्स इतना कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट देना पड़ा, ठीक है, 54 कैलोरी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इतना, तो स्टीम जो बना उसका वॉल्यूम अगर इतना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल Q माइनस W होता है, ठीक है ना। अब हीट तो हम लोग को दे दिया है 54 कैलोरी, ठीक है। ओके, सैंपल ऑफ इतना रिक्वायर्स इतना, तो हीट हमें पता है 54 कैलोरी है। वर्क निकाले, तो वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, वर्क P डेल्टा V कर दो, ठीक है। तो वर्क हम लोग निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट है, इतने प्रेशर पे ही वॉल्यूम को या वाटर को कन्वर्ट किया गया स्टीम में, वॉल्यूम का चेंज निकाल लेंगे हम लोग। 54 कैलोरी को कैलोरी रहने दो, प्रेशर कितना है इतना 1.013 10⁵ ऐसा यूनिट में है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है। डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम कितना है 167, ठीक है। तो मैं डेल्टा वी निकालूँ, फाइनल वॉल्यूम है 167.1 cc और इनिशियल वॉल्यूम है कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल है, वाटर कंपैरिजन, वाटर का वॉल्यूम कंपेरेटिवली कंपेयर टू स्टीम नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। तो ये 167.1 है ना, मतलब बेसिकली बोलना चाहता हूँ 0.1 ग्राम, अगर 1 ग्राम पर सीसी मान लो तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही मान लेते हैं, अच्छा होगा कैलकुलेशन, इसलिए शायद दिया है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी होता है ना, यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ 0.1 ग्राम वाटर 1 cc, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो 167 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो -6, 7 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो डेल्टा वी हो जाएगा 167 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है ना। अभी कैलोरी में है, ये जूल में हो गया, ठीक है, दोनों ऐसा यूनिट में लिखे थे ना, जूल में हो गया है ना। तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो 4.2, ठीक है, 0.91 209 आ रहा है, ये हो जाएगा इतना है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है तो माइनस में आना चाहिए वैसे, ठीक है। रिक्वायर्स इतना हीट और वर्क किया इतना, वॉल्यूम इतना हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेस्ट आंसर यहाँ पे यही चूज़ कर सकते हैं। भले नेगेटिव आया है, ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड जिससे मैच करेगा उससे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी सॉरी, ये तो कैलकुलेशन एरर है मेरे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, तो प्लस में आएगा ना ऑफकोर्स, मैं इसको माइनस समझ रहा, इसको प्लस, जो भी है इतना आ रहा प्लस में, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माय बैड, मैं इसको माइनस लिख दिया था यहाँ पे, लेकिन ये तो प्लस है। वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। इतने प्रेशर पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्टीम फॉर्म्ड इज 1671 सेंटीमीटर क्यूब। अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इतना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू पूछा है वो तो Q माइनस W, तो Q तो हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, और W हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, और प्रेशर देखो कांस्टेंट आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर तो जो वाटर एक्सपैंड हो रहा है अगेंस्ट एनवायरनमेंट, अगेंस्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हमेशा वही है ना, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करो, मास ऑफ वाटर 1 ग्राम यानी इतना किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन
आपको बोल दिया है, ठीक है। तो पर ग्राम ही दिया हुआ है तो डायरेक्टली यही यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मास 1 ग्राम, लेटेंट टू वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है 2256 जूल पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो जूल में आ जाएगा 2256 जूल। और इसको देखें पी डेल्टा वी, तो प्रेशर है 10⁵ ऐसा यूनिट है। और डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दिस माइनस दिस, 1671 -1। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 1670 यानी 167 जूल, है ना। तो बस हम लोग को इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस, 89, ठीक है ना। सॉरी, हीट ने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 2089, ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नीदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज्ड एडियाबैटिक। अगर हम दिया हुआ है द प्रोसेस इज, तो प्रेशर देखो कांस्टेंट लग रहा है ना, देखो परपेंडिकुलर है ना, ये वाला लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू पी है, तो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ऐसो बारीक। टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए stop cock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. Stop cock is suddenly open. The process is okay. तो प्रोसेस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सेटअप है और यहाँ पे एक चीज़ से ये बंद किया गया, ठीक है। A contains gas while B is completely evacuated. तो ये A है, ये B है, यहाँ वैक्यूम है और यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो मैं ना, तो जब इस कॉक को हटा दिया जाएगा, इस टॉप कॉक को हटा दिया जाएगा, तो ये पूरा का मतलब गैस का कुछ पोर्शन उधर चला जाएगा, ठीक है। और ऑफकोर्स वो स्लोली नहीं होगा, स्लोली मतलब क्या, मतलब रिवर्सिबली तो नहीं होगा ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। मतलब आप ये तो प्रोसेस के बीच में जो कंडीशन होंगे उसको स्लाइटली मॉडिफाई करोगे तो वापस मतलब प्रोसेस रिवर्स नहीं होने लगेगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। जो भी है फाइनल स्टेट अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ भी कुछ गैस, यहाँ भी कुछ गैस, ठीक है। और भी दोनों में कुछ कुछ गैस आ गया है ना। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब अगर यहाँ से यहाँ के बीच में वर्क निकाले, ए वाला गैस जो एक्सपैंड हुआ है तो हमें लग रहा है वर्क पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम में एक्सपैंड होने में किसी के अगेंस्ट किसी को ढकेल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम में वर्क डन 0 है, तो वर्क डन इस केस में 0 होगा। एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, तो हमें यूजुअली लगता है एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन ये एक केस है जिसमें 0 होगा। वर्क डन बाय गैस इन एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम 0 है ना, क्योंकि वैक्यूम है तो कोई चीज़ को ढकेल के उसको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन 0 हो गया है ना, ओके। अब ये पूरा इंसुलेटेड है, ठीक है, इंसुलेटेड है मतलब ये पार्ट पे भी कहीं से हीट नहीं आ सकती, यहाँ से तो हीट आ ही नहीं सकते वैक्यूम में। ये पार्ट इंसुलेटेड है तो हीट 0, क्योंकि इंसुलेटेड 0, वर्क भी 0, डेल्टा यू होता है वो हीट माइनस वर्क, तो ये भी 0, डेल्टा यू 0 है मतलब डेल्टा टी भी 0, डेल्टा टी 0 मतलब टी कांस्टेंट यानी आइसोथर्मल, ठीक है। डेल्टा टी 0 हो गया मतलब आइसोथर्मल। तो लॉजिक देख रहे हो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला बस। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले गैस का वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन है वर्क डन 0। ये आइसो क्या बोलते हैं, ये क्या बोला गया, थर्मली इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है तो हीट 0, ठीक है। तो डब्ल्यू भी 0 है, क्यू भी 0 है, तो डेल्टा यू 0 है ना। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो आप हमेशा लगा सकते हो, वैसा नहीं है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की लगा नहीं सकते, वहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन तो है ना, ठीक है। तो वहाँ लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नेट इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ बोथ, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला में दोनों आता है, ठीक है। An ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure. The processes are, ठीक है, adiabatic, आइसोथर्मल, आइसोबारिक वगैरह वगैरह। द कर्व विच रिप्रेजेंट एडियाबैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबारिक हो गया, तो मैं यहीं से मार्क कर देता हूँ ना, ठीक है। तो आइसोबारिक तो हो जाएगा 4, है ना। इसमें ये आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक हो जाएगा 1, ठीक है। अब 3 और 2 में जिस पॉइंट पे लोग मीट करते हैं वहाँ पे स्लोप किसके ज़्यादा है, 2 का ज़्यादा है, स्लोप जिसका ज़्यादा होता है वो एडियाबैटिक,
तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल। ठीक है, तो हम लोग से पूछा गया एडियाबैटिक कौन सा है, तो 2 एडियाबैटिक है। ठीक है, कोई लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी इफ़ एनीथिंग वो कमेंट में बताना, कहीं कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो टाइम स्टैम्प मेंशन करके। अच्छी लगी लेक्चर तो आप लाइक करो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट में बताओ, अच्छी लगी तो ये भी कमेंट में बताओ कि क्या चीज़ अच्छी लगी, और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ अगर यूज़फुल लगी हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।